अब अपना लास्ट जो टॉपिक बचा है डाइजेशन का, वो है विटामिन्स। विटामिन्स हालांकि स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें देखना है, पढ़ना है और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसके अपन बात करने चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन्स के, उसके जनरल इंट्रोडक्शन से, उसके परिचय से, उसकी जानकारी से। तो विटामिन जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व जल, ये मुख्य अवयव माने जाते हैं। इनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व विटामिन कार्बनिक होते हैं और खनिज, लवण व जल अकार्बनिक होते हैं। तो विटामिन क्या हो गया है? एक कार्बनिक श्रेणी का तत्व हो गया है, पदार्थ हो गया, हमारे भोजन का अवयव हो गया है। और ये लघु पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में हमारे भोजन में उपस्थित होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट, दीर्घ पोषक व लघु पोषक। दीर्घ पोषक में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा। लघु पोषक में आते हैं विटामिन, खनिज, लवण व जल। तो विटामिन क्या हो गया? एक कार्बनिक और लघु पोषक तत्व हो गया। विटामिन जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन ये हमारी विभिन्न जैविक व उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है और प्रत्यक्ष रूप से उनके नियमन में भाग लेता है। तो विटामिन जो है ये हमारा एक मुख्य भोजन का अवयव है। हालांकि ये ऊर्जा का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन ये हमारी उपापचय व जैविक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, उनका नियमन करता है। विटामिन जो है वो कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B6। ये जो कुछ विटामिन है ये कोएंजाइम के रूप में भी भाग लेते हैं। कौन कौन से? विटामिन B1, B6 आदि। हमारे शरीर में विटामिन जो है वो संश्लेषित नहीं होते हैं, हम उसे डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू ग्रहण करते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल, हमने विटामिन डी लिखा है, आप ध्यान रखिए। स्पेशली हम बात किसकी कर रहे हैं? विटामिन D3 की। इसको हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन D3 जो कोलेकैल्सिफेरॉल है, इसका निर्माण सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारी त्वचा में संश्लेषण होता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। इसके अलावा कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं। हम सारे के सारे विटामिन जो है वो भोजन के थ्रू क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार की, दो श्रेणी में उसको बांटा है। एक है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E, K। कौन कौन से विटामिन हो गए? A, D, E, K। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? B कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये सारे जो विटामिन हैं, और विटामिन C, ये जो विटामिन हैं ये किसमें से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो गए A, D, E, K, व जल में घुलनशील विटामिन हो गया B कॉम्प्लेक्स व C, विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K जो है उसके अपन देखने जा रहे हैं कि ये
हमारे शरीर में किस तरह से अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए, रेटिनॉल। इस रेटिनॉल की कमी से दो व्याधि उत्पन्न होती है, एक है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रात्रि के समय अंधेरे में जो व्यक्ति नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित है उससे वस्तुएं साफ नजर नहीं आती। आप ये ना समझे ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी वो अंधा है, रात्रि में अंधेरे में उसे नजर नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं। जिसको कम भी नजर आ रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं हैं कम नजर आ रही है, साफ नजर नहीं आती है, उसे भी हम नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। इसी प्रकार हम जब कार चलाते हैं, रात्रि के समय जब कार चलाते हैं और सामने से लाइट आ रही होती है, प्रकाश आ रहा होता है, तब भी हमें आगे की वस्तुएं नजर नहीं आती, साफ नजर नहीं आती हैं, वो भी नाइट ब्लाइंडनेस का ही एक हिस्सा होता है। दूसरा, जैसा कि लिखा हुआ जीरोप्थेल्मिया, इसमें क्या होता है कि जो आंख है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और स्पेशली कॉर्निया व कंजक्टिवा वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। और धीरे धीरे इसमें भी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहां पर रेटिनॉल की कमी से दो जो है व्याधि हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस व जीरोप्थेल्मिया। और जैसा कि आपको पता है कि गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, इन सब से क्या है? विटामिन ए की प्राप्त होता है। उसके पश्चात विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी से दो व्याधि उत्पन्न होती है, दो रोग उत्पन्न होते हैं, रिकेट्स व ऑस्टियोमेलेशिया। जो रिकेट्स है वो बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमेलेशिया है वो वयस्कों में होता है। रिकेट्स में क्या होता है? जो बच्चों में ये होता है उसमें क्या होता है कि जो अस्थियों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, अस्थियों की वृद्धि जो है वो अनियमित हो जाती है, अस्थियां कमजोर हो जाती है और सही दिशा में उसका विकास नहीं हो पाता। इसे हम क्या कहेंगे? रिकेट्स कहेंगे। वयस्कों में इसे ऑस्टियोमेलेशिया कहेगा। ऑस्टियोमेलेशिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो वर्दी चपटी थी, वो वर्दी जो चकती है, जो प्लेट है, अब वो तो रुक गई है। अब तो अस्थियों की वृद्धि तो होगी नहीं, लेकिन अस्थियां जो है वो कमजोर हो जाएगी, भंगुर प्रकृति की हो जाएगी, उनमें फ्रैक्चर होने का, टूटने का संभावना बढ़ जाएगी। इन सभी को हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोमेलेशिया कहेंगे। तो भंगुर प्रकृति बढ़ जाती है, अस्थियां कमजोर हो जाती है, अस्थियों में फ्रैक्चर होने का, टूटने की संभावना बढ़ जाती है, उससे हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल की कमी से दो व्याधियां होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेशिया वयस्कों में होता है। उसके पश्चात हम देख रहे हैं विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई की कमी से या टोकोफेरोल की कमी से महिलाओं में जो है स्टेरिलिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि जो आरबीसी है वो बड़ी रह जाती है, वो परिपक्व नहीं हो पाती है, उसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक आनुवंशिक व्याधि है जिसमें मांसपेशियां जो है उनका मांस घट जाता है और वो कमजोर हो जाता है, उसे हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ई की कमी से या टोकोफेरोल की कमी से महिलाओं में नपुंसकता आ सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है
और मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्ने, जो मुहासे होते हैं चेहरे पर, उनको ठीक करने में विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। विटामिन ई जो है वो बालों का झड़ना भी रोकता है। तो इस प्रकार विटामिन ई का भी हमारी जीवन में, हमारे शरीर में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद में है विटामिन के। विटामिन के जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। फाइलोक्विनोन जो है, इसकी कमी से सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। सीवियर ब्लीडिंग का मतलब समझे। विटामिन के जो है, इसका संश्लेषण जो है वो हमारा लीवर भी करता है, और ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में योगदान देता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का बनता है, उसमें विटामिन के का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। अगर विटामिन के की कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं होगा तो रक्त लगातार बहता चला जाएगा। इसे हम सीवियर ब्लीडिंग कहते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में भी विटामिन के का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे एंटी हिमोरिक विटामिन भी कहते हैं। तो यहां पर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हो चुके हैं। ए जिसे हम रेटिनॉल, विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल, और विटामिन के जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। अब अपन आगे देखने जा रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो विटामिन है ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन का सबसे पहले अपन लेते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसे हम थियामीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 जो थियामीन है, इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। ये जो बेरी-बेरी है, इसमें क्या होता है? भूख नहीं लगती है, भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, थकान बढ़ने लगती है, कमजोरी बढ़ने लगती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। ये सभी के सभी जो लक्षण हैं ये बेरी-बेरी नामक रोग में होते हैं। क्या क्या? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आ जाती है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस पेलाग्रा को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D का मीन्स क्या हुआ? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। इन चारों सिम्टम्स को हम साथ में बोल रहे हैं 4D सिंड्रोम। डायरिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन जो है, त्वचा जो है खुरदरी हो जाती है, रूखी बेजान हो जाती है। डिमेंशिया हो जाता है यानी कि व्यक्ति जो है अपनी याददाश्त खोने लगता है, और अंत में मृत्यु की भी संभावना रहती है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से नोजिया व वोमिटिंग होती है, वमन होता है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि जो आरबीसी हैं वो बड़ी रह जाती हैं, परिपक्व नहीं होती हैं, उसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालेमाइन के नाम से जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, आप इसे जरूर याद करें। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालेमाइन कहते हैं।
साइनोकोबैलेमाइन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो है वो परिपक्व नहीं हो पाती है। आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाएगी तो उसमें केंद्रक रह जाएगा। केंद्रक रह जाएगा तो आरबीसी के अंदर की जो जगह है उसमें हीमोग्लोबिन की फिलिंग नहीं हो पाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं भर पाएंगे। हीमोग्लोबिन नहीं भर पाएंगे तो ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इन्हीं सभी को हम क्या कहेंगे, संयुक्त रूप से पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और आपकी जीत में पूछा हुआ भी है इसको, कि वह कौन सी जठरीय ग्रंथि है जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए, हमने परिधीय ग्रंथि, परिधीय कोशिका पढ़ी थी, पैराइटल सेल्स पढ़ी थी। पैराइटल सेल या परिधीय जो कोशिका है वो इंटरसिक फैक्टर, कैस्टल इंटरसिक फैक्टर का स्त्रावन करती है, जिसे नेज कारक कहा जाता है। ये नेज कारक विटामिन B12 का इलियम में अवशोषण कराने में सहायक होता है। तो यदि परिधीय कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या वो नेज कारक का स्त्राव नहीं करती हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा। विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा तो हमें पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से देखें। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में जो है दांत जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, जबड़ों से मसूड़ों से खून का स्त्रावण शुरू हो जाता है। ये सभी स्कर्वी के लक्षण होते हैं। इस विटामिन सी जो है वो सामान्यतः सिट्रस फैमिली जो है, जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरे हैं, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये स्कर्वी रोग के अंदर उसको दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल, एंटी रेबीज भी है। एंटीवायरल है यानी कि ये कोरोना वायरस के इलाज में भी सहायक होता है, बड़ा उपयोगी है ये। तो यहाँ पर विटामिन सी का बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका है विषाणु जनित रोगों में। इस प्रकार हमने यहाँ पर दो प्रकार के विटामिन देखे, विटामिन वसा में घुलनशील और विटामिन जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन हमने A, D, E, K को कहा। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। इसके अलावा आप 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान रखें कि विटामिन A, C व B17 एंटी कैंसर विटामिन माने जाते हैं। विटामिन A, C व E एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माने जाते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन कौन सा हो गया? A हो गया, C हो गया व B17 हो गया। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हो गए? विटामिन A, विटामिन C व विटामिन E। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हो। तो इस प्रकार बच्चों आज हमारा पाचन व अवशोषण चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा हो गया है। और विटामिन जो था ये हमारा अंतिम जो है टॉपिक है और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर इसको पढ़ें। और इस प्रकार पाचन व अवशोषण हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।